Friends, Namaskar, myself Aryan. I am here to teach you one section of BPSC Men's History and Culture. Today we have topic Mauryan Art and Architecture. It is the most prominent topic in BPSC Men's GS1. ये रेगुलर पूछा जाता है BPSC Men's के GS1 के सेक्शन में, जो आपके आर्ट एंड कल्चर की 3 सेक्शन हैं, मौर्यन आर्ट, पाल कला एंड पटना कलम पेंटिंग। ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो फ्रेंड्स, वी नो इन 2nd century BC there was establishment of Mauryan dynasty by Chandragupta Maurya, and Nanda dynasty was eliminated by Chandragupta Maurya and Chanakya। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद डायनेस्टी को हटाया और उसके बाद लगातार मौर्यन डायनेस्टी में बहुत सारे राजा हुए, बहुत सारे किंग्स हुए। वी नो देयर आर सो मेनी किंग्स इन मौर्यन डायनेस्टी। द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी वाज चंद्रगुप्त मौर्य, देन आफ्टर बिंदुसार, देन आफ्टर सम्राट अशोक, देन आफ्टर तीवर, दशरथ, एंड लास्ट किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी वाज बृहद्रथ। तो मौर्यन डायनेस्टी के बारे में इतना हम लोगों को पता है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। बीपीएससी मेंस के GS1 सेक्शन में मौर्यन आर्ट पर जनरली सवाल पूछे जाते हैं। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, हाउ इट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन बिहार। ये 3 टॉपिक्स बनते हैं मौर्यन आर्ट में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के इस सेशन को। तो बने रहिए अंत तक वीडियो में, और हम बताते हैं आपको कि मौर्यन आर्ट का जो आंसर होगा वो कैसे लिखा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हमने यहाँ लिख रखा है द मौर्यन एम्पायर वाज फर्स्ट पैन इंडियन एम्पायर between 4th and 2nd century BC, extending over most part of Indian subcontinent. This period witnessed an important transition in art and architecture from the use of wood to stone. Mauryan art can be divided into several forms such as architecture, pillars, coins, paintings and sculptures. Friends, हम लोग जानते हैं कि मौर्यन आर्ट में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनका जो पैलेस था वो कुम्हार पटना में है। वो वुड का बना हुआ था। तो वुड का बना हुआ था वो। उसके बाद जब सम्राट अशोक आए तो उन्होंने स्टोन से वहां पर बनवाए अपने पैलेस को, अपने महल को उन्होंने स्टोन से बनवाया। तो वुड था, फिर स्टोन्स आया। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है, आप देख सकते हैं। काफी अच्छा इंट्रोडक्शन है, आप इसे खुद से भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, if you are talking about the ancient art and architecture or any question of ancient Indian history, then we have to mention the sources of ancient Indian history। हमें मेंशन करना पड़ता है कि ancient Indian history के सोर्सेस क्या है। बिना सोर्स के आप कोई भी आंसर लिखते हैं तो वो कभी भी एक्सेप्टेड नहीं होता है ancient Indian history में, ये आप लोग जान लें। तो मैंने सोर्स के बारे में सिर्फ 2 लाइन लिखी है, आप भी इसी तरह से लिखिएगा। References found in Indica and Buddhist literature and evidences of archaeological department shows various forms of Mauryan art। तो कहाँ से हमें पता चला मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में? तो पहला था इंडिका, जो मेगास्थनीज ने लिखी थी, आपको पता होगा मेगास्थनीज के बारे में। उसके बाद बुद्धिस्ट लिटरेचर जिसके बारे में सम्राट अशोक के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा है। उसमें भी मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बहुत चर्चे मिलेंगे आपको। और कुछ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो काफी सारे खोजबीन करे थे, उसमें भी ये बात मेंशन है कि मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या क्या किया गया था, क्या क्या हो सकता था, क्या क्या है। इसी चीजें को मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। और हमने सोर्स बता दिया आपको। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो होगा, हम उसको जो है एक चार्ट में लिखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मौर्यन आर्ट में 2 तरह के आर्ट्स होते थे। एक होता था कोर्ट आर्ट और एक होता था फोक आर्ट। अब सवाल यह है कि कोर्ट आर्ट क्या था और फोक आर्ट क्या था। कोर्ट आर्ट के बारे में कहा जाता है कि कोर्ट आर्ट जो किंग, राजा या राज दरबार द्वारा इनिशिएट किया जाता था, उसे कोर्ट आर्ट कहते थे। फोक आर्ट वो था जो जनरली लोकल पीपल्स या लोकल ऑर्गेनाइजेशन ये सब इनिशिएट करते थे। कभी कभी राजा का हेल्प होता था, कभी कभी नहीं होता था, उसे फोक आर्ट कहते थे। तो कोर्ट आर्ट और फोक आर्ट आपने समझ लिया। आप इस तरह से फ्लो चार्ट बनाएंगे, मैंने बनाया है। कोर्ट आर्ट में क्या क्या आ सकते हैं? पैलेसेस, आप जानते हैं राजमहल जो जब भी होगा तो कोर्ट आर्ट में ही होगा। पिलर्स ऑल यू नो, पिलर्स ऑफ सम्राट अशोका was so famous
स्तूपाज, बुद्धिस्ट स्तूपा, ये भी कोट आर्ट में ही आता है। अब हम बात करेंगे फोक आर्ट के बारे में। केव्स, पोट्री, स्कल्पचर्स, जनरली ये सब कभी कभी कोट के हेल्प से भी होता था और कभी कभी लोकल पीपल जो होते थे वो इसको ऑर्गेनाइज करते थे। फोक आर्ट में केव्स, पोट्री और स्कल्पचर होंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ। ये इंट्रोडक्शन है मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। आप वीडियो रोक के इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से नोट कर लीजिए, मैंने आपको समझाया भी है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बीपीएससी मेंस के GS1 का जो सेक्शन हिस्ट्री एंड कल्चर में जो क्वेश्चन मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर आते हैं उसको अच्छे से कैसे लिखा जाए। अभी मैंने आपको बताया कि उसका इंट्रो कैसा होगा, फिर आपको जो है सोर्सेस लिखने होंगे और उसके बाद एक फ्लो चार्ट में मैंने फोक आर्ट और कोट आर्ट भी आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं। इसी आंसर को, वो इंट्रो का सेक्शन था, अब इसी आंसर को पॉइंट वाइज लिखा जाएगा, कुछ डायग्राम भी इसमें आएंगे, वो हम लोग अब डिस्कस करते हैं। मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में रॉयल बिल्डिंग्स नाम से ही आप जान रहे हैं। रॉयल बिल्डिंग्स जनरली जो होते हैं वो राजाओं के महल होते हैं या राजाओं द्वारा बनाए गए कोई बड़े बड़े घर होते हैं। रॉयल बिल्डिंग्स, वुडन पैलेस एट कुम्हरार विद 84 पिलर्स दैट डिस्क्राइब्ड एज गॉड गिफ्टेड बाय फाहियान। मैंने पहले ही बताया आपको कि कुम्हरार यानी कि पटना में जो 84 पिलर्स का वुडन पैलेस था यानी लकड़ी का महल था, वो मॉडर्न आर्ट का एक बेहतरीन नमूना है। एंड गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड बाय फाहियान। फाहियान के बारे में आप जानते होंगे, चंद्रगुप्त सेकंड के समय फाहियान आए थे भारत यानी कि इंडिया, तो उस समय फाहियान ने उसे कहा था कि एज गॉड गिफ्टेड ये रॉयल बिल्डिंग्स जो कुम्हरार में 84 पिलर्स का वुडन पैलेस था उसके बारे में। सैबो मेंशंस पिलर ऑफ वुडन पैलेसेस विद गोल्डन वाइन्स एंड सिल्वर बर्ड्स। सैबो एक लैंग्वेज है, इथोपियन लैंग्वेज, उसमें मेंशन किया गया है कि जो पिलर्स थे वुडन पैलेस के 84 पिलर्स जो लकड़ी के महल थे कुम्हरार में, वो गोल्डन वाइन्स की तरह, वाइन्स आप लोग जानते होंगे, अगर बैचलर हैं, यंग हैं तो आपको पता होगा वाइन्स क्या होता है। एंड सिल्वर बर्ड्स यानी कि एक तरह का ये अलंकार है जो इथोपियन लैंग्वेज में कभी कभी यूज किया जाता है। तो ये रॉयल बिल्डिंग्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें चलेगा स्तूपा। और बुद्धिस्ट स्तूपाज होते थे जो एक डोम टाइप की स्ट्रक्चर होती थी। तो स्तूपाज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी स्तूपा का बनाया है, काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं, अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, बना सकते हैं। स्तूपाज इन मौर्यन आर्ट, ओल्ड मड स्तूपाज वेयर रीबिल्ट इन वैशाली एंड पिपरावा। ओल्ड मड यानी कि मिट्टी के बने हुए बहुत सारे स्तूपाज थे जो कि रीबिल्ट किए गए वैशाली और पिपरावा में। सम्राट अशोका कंस्ट्रक्टेड सांची, धमेक एंड मेनी अदर स्तूपाज। सांची, धमेक, अगर आपने बीपीएससी प्री का एग्जाम दिया होगा तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि बुद्धिस्ट स्तूपा कहाँ है, तो सांची और धमेक। एंड सांची स्तूपा हैव वुडन फेंसिंग एंड हैव तोरनाज वेयर जातका स्टोरी आर रिटन। तो जो तोरण थे, तोरण क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो तोरनाज में जो है जातकाल स्टोरीज लिखे जाते थे, बुद्ध के जो जन्म की कहानियां हैं उसे जातकाल स्टोरीज कहते हैं। तो बुद्धिस्ट में तोरनाज जातका स्टोरी एंड रिटन रिलिक्स ऑफ बुद्धा आर केप्ट इनसाइड स्तूपाज वर्शिप्ड बाय मॉन्क्स। जो बुद्ध के रिलिक्स थे उसको अंदर जो मॉन्क्स थे वो रख कर पूजा करते थे, वर्शिप करते थे। तो स्तूपाज में ये लाइन आप लिख देंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्तूपाज के एक स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये एक डोम है, स्तूपाज डोम। ये डोम नुमा स्ट्रक्चर होता है इसमें। उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो पहले जो है डबल स्टेयरवे होगा, यानी 2 सीढ़ियां होंगी इसमें। उसके बाद वेस्ट तोरण, ईस्ट तोरण, अभी मैंने बताया था आपको कि मैं तोरण बताऊंगा आपको। और स्टोन फेंसिंग, ये स्टोन फेंसिंग यानी कि घेराव रहता है पत्थरों का जो कि डोम्स में होता है, स्टोन फेंसिंग। और ये हुआ अपर लेवल वॉकवे। डोम के चारों तरफ घूमने की जो है वो एक जगह बनाई जाती है, तो वो अपर लेवल वॉकवे ये होता है। अब बात करते हैं डोम के ऊपर के स्ट्रक्चर की। तो छतराज, जो ऊपर का स्ट्रक्चर जो होता है सबसे ऊपर का, उसे छतराज कहते हैं। फिर उसमें जो लगे हुए एक स्क्वायर नुमा आकृति होती है उसे यस्ती कहते हैं, और उस स्क्वायर नुमा आकृति में जो स्ट्रक्चर होता है उसे हर्विका कहते हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर है स्तूपाज का। आप मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में अगर आंसर लिखते हैं, इस तरह का स्तूपा अगर बनाते हैं तो आपको एज मिलेगा। आप अच्छी तरह से आंसर लिखने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं
आप पूरी तरह से मैंने सेकेंड पॉइंट डिस्कस कर दिया है मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। पहले इंट्रो था, अब ये 2 पॉइंट पे, इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं और इस तरह से हम लोग जानेंगे कि मॉडर्न आर्ट के आंसर्स कैसे अच्छे से लिखे जाए। 2 सेक्शन मैंने इस आंसर का बताया है। फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे चलते हैं इसी आंसर्स में और क्या पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे। इससे पहले हमने 2 पॉइंट देखा है, इंट्रो देखा, फिर 2 पॉइंट देखे। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, पिलर्स। मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो था वो पिलर था। दुनिया के किसी भी आर्किटेक्चर में सिंगल पिलर जो कि एकदम बिल्कुल इंडिपेंडेंट पिलर होते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। ये मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एकदम यूनिक फीचर है कि इसमें इंडिपेंडेंट पिलर बनाए जाते थे। जनरली पिलर जो है पैलेसेस में या घरों में या स्ट्रक्चर के बीच में या टेम्पल्स में स्ट्रक्चर के बीच में पिलर्स का यूज किया जाता था, जो कि स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हिस्सा होता था। लेकिन इंडिपेंडेंट पिलर आपको मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ही मिलेगा। तो मैंने लिखा है, देखिए यहाँ कि पिलर्स, अशोकन पिलर्स सिंबलाइज द एक्सिस ऑफ वर्ल्ड दैट सेपरेटेड हेवन एंड अर्थ। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्टैंडर्ड लाइन है ये एक एक्सिस की तरह काम करता है। जो इंडियन मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के पिलर्स हैं, जो हेवन और अर्थ के बीच के एक्सिस की तरह काम करता है। ये बहुत बड़े हिस्टोरियन ने बताया है, बहुत बड़े फॉरेन ट्रेवलर एक आए थे इंडिया, उन्होंने कहा है। किसने कहा है आप बताइएगा कमेंट में हमें। सेपरेटेड हेवन एंड अर्थ मेड फ्रॉम रेड सैंडस्टोन फ्रॉम मथुरा एंड बफ सैंडस्टोन फ्रॉम चुनार। तो ये जो पिलर्स बनते थे ये रेड सैंडस्टोन के बनते थे, बफ सैंडस्टोन के बनते थे, जो चुनार में मिलता था। चुनार आप जानते होंगे, मिर्जापुर नाम सुना होगा आपने, वेब सीरीज देखी होगी। उत्तर प्रदेश में जो एक जगह है मिर्जापुर, वहीं चुनार है, वहीं पर ये बफ सैंडस्टोन और रेड सैंडस्टोन भी कुछ मात्रा में, कभी कभी मात्रा में, और वहां भी मिलते हैं। तो इससे पिलर बनाए जाते थे। नेक्स्ट इसमें है ए सिलेंड्रिकल बोल्ट जॉइंट शाफ्ट टू कैपिटल विद एन अबेकस अपॉन व्हिच फिगर ऑफ द सम एनिमल्स वाज कार्व्ड। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर में बताऊंगा। इसमें साफ साफ बताया गया है कि एक शाफ्ट में कैसे जो है पिलर में ऐड करके ऊपर जो है एक एनिमल का पिक्चर बनाया जाता था, एनिमल का फिगर बनाया जाता था। हमारा जो अशोका स्तंभ है वो इसी पिलर से लिया गया है, मौर्यन पिलर से ही लिया गया है। जनरली पिलर पे टाइगर और कभी कभी एलिफेंट भी बने होते थे। तो हम लोग इसमें बात करेंगे जो ऑन व्हिच फिगर ऑफ सम एनिमल्स वाज कार्व्ड। एग्जांपल्स आर लायन पिलर्स लौरिया नंदनगढ़। लायन पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ में था, सम्राट अशोका कॉल्ड इट धर्म स्तंभ सिंबलाइज्ड बुद्धिस्ट रिलीजन। पिलर्स को इन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजन से ऐड किया था सम्राट अशोक ने, और कहा था कि ये धर्म स्तंभ है जो कि ऐड करता है, सिंबलाइज करता है बुद्धिस्ट रिलीजन। नेक्स्ट चलते हैं पिलर के स्ट्रक्चर पर। फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ मैंने पिलर का स्ट्रक्चर बनाया है। ये मोनोलिथिक शाफ्ट है। पिलर का स्ट्रक्चर में आप अगर मौर्य पिलर में जो पिलर हमारा लिया गया है नेशनल सिंबल की तरह, उसका अगर फोटो आपने देखा होगा तो वो एक्चुअली हम सिर्फ ये फिगर देखते हैं जो जनरली हम लोगों का अशोका स्तंभ में दिया जाता है कि चारों तरफ जो सिंह के, शेर के जो फिगर बने हुए हैं वो दिया जाता है जनरली हमारे अशोका स्तंभ में। लेकिन पूरा पिलर जो है वो इस तरह का होता है। ये मोनोलिथिक शाफ्ट है। इसके ऊपर एक बेल शेप पोर्शन होता है। इसके ऊपर जो है ये इस तरह का जो है रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बना रहता है, और ये स्ट्रक्चर है जो लाइंस का है। ये लाइंस का स्ट्रक्चर है, इसे कैपिटल कहते थे। ये बेल शेप पोर्शन है, ये मोनोलिथिक शाफ्ट है। ये सिंगल पीस में होता था, कभी कभी टेपर्ड भी होता था। और लाइन कैपिटल एट सारनाथ का ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है आप अपने आंसर में मेंशन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा एज मिलेगा। मैंने इससे पहले आपको स्तूपा का भी स्ट्रक्चर बताया। अब आप जो है इस तरह से पिलर का भी स्ट्रक्चर आप बनाइए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। तो आंसर लिखने के पोर्शन में हम ये थर्ड पॉइंट देख लिया है। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फ्रेंड्स अभी हम लगातार मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जो फोर्थ पॉइंट होगा हमारा वो होगा स्कल्पचर, यानी कि मूर्तिकला। मौर्यन स्कल्पचर वो भी काफ़ी फेमस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मौर्यन स्कल्पचर पे एक स्पेशल क्वेश्चन भी बीपीएससी मेंस में आया हुआ है। मौर्यन स्कल्पचर को हम लोग देखेंगे। मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट टाइम रॉक कट केव्स एंड मोन्यूमेंटल फिगर स्कल्पचर्स वर कार्व्ड इन मौर्यन पीरियड। ये फर्स्ट टाइम था जब रॉक कट पत्थरों को काट के जो बनाए जा रहे थे मूर्ति, ये मौर्यन टाइम में ही फर्स्ट टाइम हुआ था। मौर्यन स्कल्पचर्स डोमिनेट बुद्धिस्ट टेम्पल्स एंड केव्स। मौर्यन स्कल्पचर्स बुद्धिस्ट केव्स और टेम्पल्स में जनरली आपको देखने को मिलते थे।
इफेक्ट्स ऑफ ग्रीक एंड ईरानियन कॉन्टैक्ट कुड बी सीन इन मौर्यन स्कल्पचर। ट्रेड होता था, कॉन्टैक्ट थे यूरोप ग्रीक से और ईरानियन लोगों से, यानी कि यूरोप से और सेंट्रल एशिया से। तो उसका भी कॉन्टैक्ट का कुछ सीन, यानी कि वहाँ की भी कुछ चीज़ें मौर्यन स्कल्पचर में देखी जाती थी। मौर्यन स्कल्पचर्स on the Sarnath pillar and polished fragment of Mahabodhi temple are the finest example of sculpture of Mauryan period. सारनाथ पिलर जो यूपी में है आप जानते होंगे, महाबोधि टेम्पल जो बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में है आप जानते होंगे। इसमें भी बहुत सारे जो है पॉलिश्ड फ्रेगमेंट स्कल्पचर बनाए हुए हैं। कभी अगर आप जाएंगे तो सारनाथ बनारस के पास है और गया में महाबोधि टेम्पल है, वहाँ आप देख सकते हैं इसको। ये एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है स्कल्पचर ऑफ मौर्यन पीरियड का। फोर्थ पॉइंट के बाद फिफ्थ पॉइंट में आते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर। ये एक यूनिक फीचर है मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। पहाड़ों के अंदर गुफाओं में इस तरह के आर्किटेक्चर, इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए जाते थे कि बहुत सारे सेंट्स, मॉन्क्स वो सब वहाँ रह सके वर्षा काल में। जनरली रॉक कट आर्किटेक्चर में हम लोग बात करें अगर, रॉक कट चैटियाज एंड हॉल्स फॉर द एसेस्ट्रिक्स सेक्ट्स स्पेशली आज क्या वेयर बिल्ट इन बाराबर एंड नागार्जुनी हिल्स। फ्रेंड्स, रॉक कट आर्किटेक्चर में कुछ बुद्धिस्टों को भी रहने की जगह दी गई थी। जनरली जो उस समय के एक कुछ एस्थेटिक्स सेक्ट्स थे, जैसे कि आजीविकाज, आपको पता होगा मक्खलीपुत्र गोसाल इसके फाउंडर थे। आजीविका सेक्ट को रहने के लिए बहुत सारे गुफा दी गई थी। बाराबर केव यानी कि बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट में बाराबर केव है, आप जानते होंगे। नागार्जुनी हिल्स, इसमें रॉक कट आर्किटेक्चर में ये आप मेंशन कर सकते हैं कि आजीविका सेक्ट को रहने के लिए जो पहाड़ों में गुफा दी गई थी वो रॉक कट आर्किटेक्चर का एक नमूना था। इंटीरियर्स वेयर हाईली पॉलिश्ड। रॉक कट आर्किटेक्चर का एक फीचर ये भी हो सकता है कि जो उसके इंटीरियर होते थे वो काफ़ी पॉलिश्ड होते थे। तो रॉक कट आर्किटेक्चर ये हमने देखा इसे। इस पॉइंट्स के बाद हम लोग अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। फ्रेंड्स, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर जब भी सवाल आते हैं तो वो सवाल हमेशा दो भागों में डिवाइडेड होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज टेल मतलब पूंछ होता है। सवाल इस तरह से आते हैं, राइट द मेन फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उसके बाद टेल में लिखा रहता है एंड डिस्क्राइब इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। कभी कभी ये भी लिखा रहता है डिस्क्राइब इट्स रिलेशन विद बिहार। मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बुद्धिज्म के साथ क्या रिलेशन है, उस पॉइंट को हम लोग अब डिस्कस करते हैं। रिलेशनशिप ऑफ मौर्यन आर्ट विद बुद्धिज्म। द फर्स्ट पॉइंट आप इस तरह से पॉइंट दे के लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपाज एंड विहाराज बाय मौर्याज। और यू नो विहाराज एंड स्तूपाज बोथ आर रिलेटेड विद बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के जो बुद्ध की मृत्यु है उसको स्तूपा से देखते हैं हम लोग, और जो मॉन्क्स के रहने की जगह थी उसे विहार कहते हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपाज एंड विहाराज बाय मौर्याज, ये एक पॉइंट हो सकता है रिलेशनशिप विथ रिलेशंस ऑफ मौर्यन आर्ट विद बुद्धिज्म में। सेकंड पॉइंट इज अशोका एडिक्ट टू प्रोपगेट आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म। और यू नो अशोका जो कि कलिंग वार के बाद बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिए थे, उनके एडिक्ट्स में जनरली आपको बुद्धिज्म के बहुत सारे जो आइडियाज हैं, बहुत सारे जो टीचेज हैं, उपदेश हैं, वो आपको जनरली मिल जाएंगे। तो ये आइडियाज जो प्रोपगेट करते थे बुद्धिज्म के, इससे भी आप समझ सकते हैं रिलेशनशिप ऑफ मौर्यन आर्ट विद बुद्धिज्म। द थर्ड पॉइंट इज टेराकोटा इमेजेस ऑफ बुद्धा। मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में टेराकोटा इमेज, मिट्टी का जो बने हुए इमेजेस थे बुद्धा के, ये भी आपको काफी मिलेंगे। ये भी बता सकता है कि रिलेशनशिप ऑफ मौर्यन आर्ट विद बुद्धिज्म। द फोर्थ पॉइंट इज डिपिक्शन ऑफ बुद्धिस्ट सिंबल लाइक बोधि ट्री, एलिफेंट ऑन स्टेट कॉइन्स। जो मौर्यन आर्ट के समय स्टेट कॉइन्स थे यानी सिक्के थे, उस सिक्कों पर भी बुद्धिस्ट सिंबल यानी कि बोधि ट्री और एलिफेंट भी मौर्यन बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। और बोधि ट्री जिसके अंदर जो है संबोधि यानी कि इनलाइटमेंट मिला था गौतम बुद्धा को। तो डिपिक्शन ऑफ बुद्धिस्ट सिंबल जो स्टेट के पॉइंट्स थे मौर्यन स्टेट के, उसमें दिखते थे। तो ये भी एक रिलेशन का पॉइंट्स है। द लास्ट पॉइंट इज स्टोन इमेजेस ऑफ यक्षा एंड यक्षिणी। यक्षा और यक्षिणी का स्टोन इमेज दीदारगंज बिहार पटना के पास में मिला है, आपको पता होगा। तो अगर ये पूछे कि रिलेशंस ऑफ मौर्यन आर्ट विद बुद्धिज्म, तो आप इन पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने पहले बताया था आपको कि मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें टेल लगे होंगे। एक टेल ये भी लगा रहता है कि इम्पैक्ट ऑफ मौर्यन आर्ट ऑन बिहार। फीचर्स तो पूछे ही जाते हैं, साथ में ये सवाल भी पीछे से इंक्लूड रहता है। अगर इस तरह का सवाल आता है
तो आपको किस तरह से लिखना है इम्पैक्ट ऑफ मौर्यन आर्ट ऑन बिहार। फर्स्ट, पटना बिकेम द मेजर सेट ऑफ लर्निंग ऑफ पर्शियन आर्ट। पर्शियन आर्ट का मेन सेंटर पटना बन गया था। आर्टिसंस फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्लॉक्ड इन पटना टू लर्न द पर्शियन आर्ट। जितने भी वर्ल्ड के आर्टिस्ट थे वो पटना आ रहे थे पर्शियन आर्ट को यहाँ समझने के लिए। अशोकन धम्मा मेड बिहार सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर बुद्धिज्म। अशोक ने जो बुद्ध धर्म का प्रचार किया था वो पटना को एक सेंटर बना दिया बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए। तो ये मौर्यन आर्ट का बिहार पे इम्पैक्ट है। मैनी ग्रेट यूनिवर्सिटीज फॉर लर्निंग ऑफ बुद्धा लाइक नालंदा एंड विक्रमशिला। नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज जो बाद में इन्फ्लुएंस हुए, जो बिहार में हैं, वो बुद्धा लर्निंग के लिए स्पेशली जाने जाते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर वहाँ पर कोर्स सब्जेक्ट हुआ करता था। तो अगर हम बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की, तो इस यूनिवर्सिटीज में भी बुद्धिस्ट लर्निंग है, जो कि ये दोनों यूनिवर्सिटी बिहार में है। तो ये इम्पैक्ट ऑफ मौर्यन आर्ट इन बिहार में इंक्लूड हो सकता है। मौर्यन वुडन पैलेसेस इन कुम्हार पटना, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो वुडन पैलेस थे 84 पिलर्स के, जो लकड़ी का महल था मौर्यन एम्पायर का, वो मिला है कुम्हार में, उसके अवशेष मिले हैं। तो ये पॉइंट भी हो सकता है इम्पैक्ट ऑफ मौर्यन आर्ट ऑन बिहार में। द लास्ट पॉइंट, अगर आप हिस्ट्री के सवाल में भी करंट के सेक्शन को ऐड करते हैं तो आपको एज मिलता है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी भी सेक्शन में आप करंट को ऐड करते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो मैंने एक करंट का सेक्शन यहाँ ऐड किया है इम्पैक्ट ऑफ मौर्यन आर्ट ऑन बिहार में। बिहार गवर्नमेंट हैड कम अप विद द प्लान टू सॉल्व द ड्रॉट प्रॉब्लम्स इन मगधा रीजन। मगध रीजन जो गया के आसपास का बड़ा रीजन है, उस मगध रीजन में जो ड्रॉट की प्रॉब्लम है, सूखे की समस्या है, बिहार गवर्नमेंट उसके लिए काम कर रही है। टू डेवलप सम कैनाल सिस्टम एट इट वाज इन मौर्यन पीरियड। उसी तरह का कैनाल सिस्टम बनाया जाएगा मगध रीजन में जैसा कि मौर्यन पीरियड में था। इसके नक्शे निकाले जा रहे हैं। उसी तरह का ड्रॉट प्रॉब्लम उस वक्त नहीं था, अब क्यों है? तो जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो इसके लिए बिहार गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है। ये पॉइंट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने नोटबुक में मेंशन करें। अब लास्ट हम कंक्लूजन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के आंसर को GS1 में कैसे लिखा जाए। अब ये लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन का। कंक्लूजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसी भी आंसर का, क्योंकि कंक्लूजन पढ़ने के बाद अब एग्जामिनर नंबर देगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका कंक्लूजन काफ़ी इंप्रेसिव है, काफ़ी प्रभावशाली है, तो आप एक अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं किसी भी मेंस के आंसर में। तो कंक्लूजन में मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हम लिख सकते हैं, मौर्यन आर्ट एंड नॉट ओनली द रिवाइव द आर्ट एंड कल्चर इन इंडिया बट ही ऑल्सो लेड द सॉलिड फाउंडेशन फॉर द आर्ट एंड आर्किटेक्चर फॉर फ्यूचर। मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो एक बहुत अच्छा सॉलिड फाउंडेशन था शुरुआती दौर का, जो कि बाद में भी एक काफ़ी इसकी नकल की गई और फ्यूचर में भी मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर से काफ़ी लोग इंस्पायर्ड थे। द मौर्यन आर्ट ऑक्युपाई नॉट ओनली द फर्स्ट प्लेस ऑफ जेन्युइन आर्ट इन इंडिया बट ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस वन। जो मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर था वो पूरे दुनिया में फर्स्ट प्लेस और एक ग्लोरियस प्लेस रखता है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ यूनिक फीचर ऐसे हैं जो दुनिया में किसी आर्किटेक्चर आर्ट में आपको नहीं मिलेंगे। आर्ट ऑफ लेटर स्टेज इंस्पायर्ड बाय मौर्यन आर्ट हैवली। जो आर्ट बाद में बने, बाद में आए, मौर्यन आर्ट मौर्यन पीरियड के बाद आए, वो इससे काफ़ी ज़्यादा हैवली इंस्पायर्ड थे, इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इनकी काफ़ी सारी नकल और काफ़ी सारी चीज़ों को लिया गया था मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। तो फ्रेंड्स, ये कंक्लूजन का सेक्शन है। तो इस तरह से मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का आंसर कैसे लिखे जाए ये मैंने आपको बताया। आप वीडियो रोक कर उसे नोटबुक में आप उसे मेंशन कर लीजिए, अच्छे से कंक्लूजन लिख लीजिए, आंसर आपका तैयार हो जाएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।